गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के भाग। या हम कह सकते हैं कि सेल किस किस से मिलकर बनी हुई है, या सेल का संरचनात्मक संगठन क्या है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो मेनली इसमें सेल्स के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट है हमारा सेल वॉल। थर्ड पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस। एंड फोर्थ पार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म, यानी कि जी तरफ है। अगर हम इनको स्ट्रक्चर में देखें तो जो आप ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, सॉरी ग्रीन कलर का जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर वाला जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल केवल हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेंटर में ये जो सर्कल है, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसे हमने डॉट से प्रेजेंट किया है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो 4 मेन पार्ट हो गए। सेल वॉल, सबसे लास्ट बाहर वाली सेल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, और इधर यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस। और जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों सेल्स में ये प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज़, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब हम क्या कह सकते हैं? बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। किस किस के बीच में? बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग्स, यानी कि बाहर का जो चारों तरफ का वातावरण है उसके और साइटोप्लाज्म के बीच में एक लेयर का काम करती है। इसी तरीके से हमने तो शो किया ऐसे कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और बाहर हमारा क्या प्रेजेंट है? सराउंडिंग। तो ये साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग्स के बीच में एक बाउंड्री की तरह वर्क करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। इसे फिर हम बोल देते हैं लाइपो प्रोटीन। क्लियर? 3 पॉइंट। फर्स्ट हमने बोला कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सेकेंड, साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग्स के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। थर्ड, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। आगे जो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट काम है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब है हिंदी में हम इसे बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ चयनित पदार्थों को ही अपने अंदर से आर पार जाने देती है। ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थ सेल से बाहर चले जाएं और सभी पदार्थ सेल के अंदर आ जाएं। कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स को ही या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही सेल से अंदर और बाहर जाने देगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो केवल चयनात्मक यानी कि चयनित पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। नेक्स्ट, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लचीली है, इजीली फोल्ड हो जाती है, फोल्डेबल है, ठीक है, ब्रोकन बहुत आसानी से टूट भी जाती है, और उतनी ही आसानी से वापस जुड़ भी जाती है, यानी कि रीयूनाइटेड। क्लियर? तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। एक और मेन पॉइंट कि ये क्या करती है? प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, शेप को एक आकार देती है। प्रोवाइड द शेप
टू द सेल और प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गन्स। जितने भी हमारे सेल ऑर्गन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है। जितने भी हमारे कोशिकांग होंगे उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दें जल्दी से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। ये सराउंडिंग और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है, यानी कि कुछ पदार्थों को अपने से पार चले जाने देती है और कुछ को रोक देती है। फ्लेक्सिबल होती है, बहुत लचीली है, फोल्डेबल है, इजीली फोल्ड हो जाती है, टूट भी सकती है आसानी से और रीयूनाइटेड यानी कि वापस जुड़ भी जाती है। सेल को एक निश्चित आकार देती है और जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, हमने एक टर्म यहाँ पर पढ़ी सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि इसमें चीज़ें आर पार जाती हैं। तो उसी मूवमेंट के आधार पर इसमें दो प्रोसेस होते हैं। हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि किस तरीके से पदार्थों का अभिगमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस है हमारा डिफ्यूज़न। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा डिफ्यूज़न, DIFFUSION, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा ऑस्मोसिस। दो प्रोसेस होंगे, एक प्रोसेस होगा डिफ्यूज़न और दूसरा प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न में भी जो मूवमेंट्स होगा, डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट्स मेनली होता है वो गैसेस का होता है। मूवमेंट्स ऑफ गैसेस, गैस मूव करती हैं सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या रहेगा कि सेल जो मूव करेंगी वो हाई कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगी। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गैसों का अभिगमन होगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और गैस हमेशा मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल के अणुओं का अभिगमन होगा या फिर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड सेम रहेगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, हाई से लो की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो तरीका तो यही रहेगा कि डिफ्यूज़न में गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं एंड ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किशमिश, सबने देखा है, जब हम किशमिश को पानी में भिगाते हैं तो किशमिश फूल जाती है। किशमिश कुछ ऐसे ऐसे होती है ना, जब हम उसे किसी कंटेनर में रख देते हैं तो हम आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं, किशमिश कैसी हो गई, किशमिश ऐसे हो जाती है, लाइक दिस। क्या हुआ कि किशमिश के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम थी और किशमिश के बाहर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वाटर कहाँ मूव कर गया, किशमिश के अंदर, जिससे कि किशमिश फूल गई। और ऑस्मोसिस के हम अपने डेली टू लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। हम बहुत सारे ग्रेन्स को भिगाते हैं, हमने देखा होगा अपने घर में मम्मियों को कि छोले भिगाती हैं, वो छोले फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस हैं, कि वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, ठीक है। अब इस सांद्रता के आधार पर ही हम
विलियन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग आता है हमारा मेंशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन को सांद्रता के आधार पर 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हम बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है कोई भी। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, सांद्रता सेल के अंदर अधिक होगी और सेल के बाहर की सांद्रता कम होगी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन हो रहा है। जब ये प्रोसेस होगा कि जो पदार्थ का जो हमारा अभिगमन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, तो क्या हो जाएगा, शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और वाटर कहाँ गया, वाटर क्या होगा, लूज होगा, पानी कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, सेल हमारी सिकुड़ जाएगी और पानी हमारा बाहर चला जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, दूसरा है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ओर इक्वल कंसंट्रेशन होगी। सांद्रता कैसी होगी हमारी, दोनों ओर बराबर होगी, इक्वल सांद्रता होगी, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। तो यानी कि सेल से जितना पानी अंदर जाएगा सेल से उतना ही पानी हमारा बाहर भी आएगा। तो ना तो सेल श्रिंक करेगी और ना ही सेल फूलेगी, सेल की स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी सेल से बाहर भी आएगा। क्लियर। तीसरा आता है हमारा हाइपोटोनिक, थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा कि यहाँ पे सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो, और सेल के बाहर की कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई। तो सेल वाटर हमारा कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगी, सेल और भी ज़्यादा फूल जाएगी। यहाँ शो कर देते हैं हम, सेल हमारी क्या हो जाएगी, सेल हमारी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यानी कि इसने क्या किया, सेल हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई, स्वेल अप हो गई। ठीक है, इसने क्या किया, गेन ऑफ वाटर, वाटर को अपने अंदर भर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रखनी है कि जब हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल के बाहर की कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से सेल पानी को लूज़ करेगी और सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। आइसो मतलब होता है सेम, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों और सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो सेल जितना पानी लेगी उतना ही पानी बाहर निकालेगी भी, तो सेल के स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर की सांद्रता कम होती है और सेल के बाहर की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल अप हो जाएगी और वो वाटर को गेन करेगी। क्लियर। तो ये हमारा था पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कैसे वो सिलेक्टिवली परमेबल की तरह वर्क करती है और किस तरीके से उसमें ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है।